हेलो स्टूडेंट। अध्याय 7 उत्पादन की अवधारणा। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत और आदि दोनों माना जाता है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो धन कमाने के लिए की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जब भी आर्थिक क्रिया करता है जब उसे उपभोग करना होगा। अगर उपभोग ही नहीं होगा तो आर्थिक क्रियाएं करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति धन जब कमाता है जब उसे उपभोग करना होगा, तो इसलिए उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत और आदि दोनों माना जाता है। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि उपभोक्ता से संबंधित उपयोगिता विश्लेषण के दो दृष्टिकोण गणनात्मक व क्रमवाचक होते हैं। किसी वस्तु में वह क्षमता जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है उपयोगिता कहलाती है। तो जो भी हमारी आवश्यकता होती है, अगर किसी वस्तु में वह आवश्यकता पूरी करने की क्षमता होती है तो वह हमारी उपयोगिता कहलाती है। अगर एक व्यक्ति शराब पीता है और शराब में वह क्षमता है कि वह उसकी उपयोगिता को संतुष्ट कर रही है, तो वह शराब ही उसके लिए उपयोगिता कहलाएगी, क्योंकि शराब ने उसकी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर दिया है। यह वस्तुओं व में उपयोगिता का सर्जन उत्पादन प्रक्रिया द्वारा होता है। उत्पादन से ही उपभोग संभव हो सकता है। वस्तुओं व सेवाओं की मांग उन वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर आधारित होती है, तो किसी वस्तुओं व सेवाओं की मांग उसके उपभोग पर आधारित होती है। इसी तरह वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति भी उनके उत्पादन की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। तो किसी वस्तु की अगर मांग ज़्यादा होगी तो उसकी पूर्ति भी ज़्यादा होगी। किसी देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आधार भी उत्पादन के स्तर से निर्धारित होता है। अगर किसी देश में उत्पादन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, और अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा होगी। उत्पादन के स्तर में वृद्धिकारी परिवर्तन से एक देश में संपन्नता व आर्थिक समृद्धि होती है। उत्पादन की समृद्धि एवं गुणवत्ता का लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर उत्पादन ज़्यादा है इसका मतलब देश विकास की ओर है, देश में लोगों का जीवन स्तर सकारात्मक है। इसके बाद है उत्पादन का अर्थ। उत्पादन किसी वस्तु की उपयोगिता का सर्जन, उपयोगिता में वृद्धि या उपयोगिता का निर्माण करना कहा जाता है। उत्पादन के कई रूप होते हैं, जैसे किसान या अन्य खाद्य वस्तुएं उत्पादित करता है। एक कारखाने में कपड़े, मशीनों, खिलौनों, जूतों, साबुन, सीमेंट, फर्नीचर इत्यादि का उत्पादन होता है। इसी तरह विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, वकीलों की सेवाएं, हिसाब किताब रखना, डाक टेलीफोन सेवाएं, संचार सेवाएं, डाक द्वारा संचार सेवाएं, यातायात व माल ढुलाई इत्यादि भी उत्पादन कहलाती है। तो कोई भी वस्तुओं का निर्माण करना या किसी वस्तु में उपयोगिता में वृद्धि करना, जैसे किसान द्वारा अनाज उत्पादित करना, कारखानों में कोई साबुन वगैरह बनाना, या फिर कोई सेवाएं जैसे चिकित्सा शिक्षा की सेवाएं या बैंकिंग वकीलों की जो सेवाएं होती है, ये सभी उत्पादन कहलाती है। इसके बाद आता है उत्पादन की परिभाषाएं। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें प्रमुख है अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, जो उत्पादन को उपयोगिता का सर्जन करना बताया अल्फ्रेड मार्शल ने। इसी तरह से जो मेयर्स है उन्होंने दी है उत्पादन को आदान प्रदान करने हेतु वस्तुओं व सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया बताया है। और फ्रेजर ने इसे बताया है उत्पादन की परिभाषा में उपयोगिता की पुनः स्थापना करना। और जेराल्ड डब्ल्यू स्टोन ने इसे बताया है उत्पादन को साधनों को निर्गतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के रूप में इसमें बताया है। जबकि हम सरल शब्दों में हम देखते हैं कि जो उत्पादन की मिली जुली परिभाषा है कि उत्पादन एक प्रकार का वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह है। उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तुओं या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का सर्जन या निर्माण होता है। तो अगर किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है तो वह उत्पादन है। उत्पादन क्या है? एक प्रकार का वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव ही होता है। उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब उत्पादन के विभिन्न साधन व उनका वर्गीकरण। उत्पादन एक उपयोगिता के सर्जन की प्रक्रिया होती है। उत्पादन के द्वारा एक अवधि में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन कुछ साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंधन व तकनीक, साहस या उद्यमशीलता की सहायता से किया जाता है। तो ये सभी उत्पादन के साधन होते हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। ये सारे उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन व तकनीक। इनको इंग्लिश के रूप में यहाँ ऐसे वक्त किया जाता है LK, जिसे हम नीचे भी देख लेंगे।
आगे देखते हैं कि ये सारे उत्पादन के साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन। उत्पादन के साधनों को आधा या पड़ता कहते हैं। तो जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनको आधा या पड़त कहेंगे, जैसे इनपुट कहेंगे। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के साधनों का आर्थिक विश्लेषण करने पर उनकी प्रकृति अलग अलग पाई जाती है। प्रकृति के अनुसार जो उत्पादन के साधन होते हैं वह होते हैं श्रम, पूंजी, भूमि व प्राकृतिक संसाधन, तकनीक व प्रबंधन और साथ ही उद्यमशीलता। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमि। भूमि को प्रकृति का उपहार माना जाता है। भूमि में कृपणता का गुण पाया जाता है, अर्थात भूमि की मात्रा सीमित होती है। भूमि की उर्वरक शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो भूमि की जो मात्रा है वह सीमित होती है, क्योंकि अब तो भूमि सीमित मात्रा में ही, अब भूमि की उर्वरक शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। कई तो भूमि जो होती है वह ज़्यादा उपजाऊ होती है, कई जो भूमि होती है वह कम उपजाऊ होती है, इसलिए भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो जो भूमि है उसको हम एल के माध्यम से शो करेंगे, एल से शो करेंगे, क्योंकि भूमि का मतलब लैंड और लैंड को एल से शो किया जाएगा। इसके बाद है श्रम, लेबर। श्रम से अभिप्राय धन या मुद्रा के बदले किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य है। अब श्रम है, श्रम को मुद्रा या धन के बदले हम श्रम करते हैं। तो श्रम जो होता है एक शारीरिक श्रम होता है, एक मानसिक श्रम होता है। तो उत्पादन कार्य करने के लिए जो शरीर के द्वारा जो श्रम किया जाता है या फिर दिमाग के द्वारा जो मानसिक श्रम किया जाता है उसके बदले हमें मुद्रा प्राप्त होती है। परंपरावादी आर्थिक विचारों के अनुसार श्रम उत्पादन का एक मूल साधन है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है। श्रम अन्य साधन जो है भूमि, पूंजी, प्रबंधन व तकनीक को उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय करता है। श्रम की पूर्ति मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है। आज विश्व में पूंजी, प्रबंधन व तकनीक तथा साहस या उद्यमशीलता का महत्व है, फिर भी उत्पादन कार्यों हेतु श्रम के महत्व में कमी नहीं आई है। श्रमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। तो जो श्रमिक होते हैं वह क्या होते हैं, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही होते हैं, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और फिर वही श्रमिक क्या हो जाते हैं, उपभोक्ता हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पादित जो वस्तु है उन्हीं के द्वारा खरीदी जाती है। इसलिए जो श्रमिक होते हैं वह उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। और श्रम की जो पूर्ति है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वह मात्रात्मक होते हैं कि कितने श्रमिक लगाने हैं, और श्रमिकों में ही जो वह गुण होता है जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है पूंजी। तो जो श्रमिक है, जो श्रम है, उसको हम के माध्यम से शो करेंगे। जो श्रमिक है उसको हम के माध्यम से शो करेंगे, क्योंकि एल का मतलब भूमि भी होता है और एल का मतलब लेबर भी होता है। तो एल का हमने एल को पहले ही शो कर लिया, इसलिए जो के है उसको हम श्रमिक के माध्यम से शो करेंगे। तो श्रम को हम के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद है पूंजी। पूंजी को उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण साधन बताया जाता है। पूंजी को संकुचित अर्थ में नगद वित्त के रूप में प्रयोग करते हैं। आज पूंजी का आशय विभिन्न प्रकार की मशीनों, यंत्रों इत्यादि से होता है। तो पहले तो हम पूंजी को कैपिटल के माध्यम से लेते थे, भाई पूंजी है तो उसका मतलब कैपिटल है, तो नगद के रूप में प्रयोग होता था। आज अब जो है पूंजी का आशय विभिन्न प्रकार की मशीनों, यंत्रों से भी होता है। तो पूंजी को हम एन से, कैपिटल से लेंगे एन। इसके बाद है प्रबंध व तकनीक। उत्पादन का एक और महत्वपूर्ण साधन प्रबंधन व तकनीक होता है। प्रबंधन व तकनीक की सहायता से उत्पादन का संगठन किया जाता है। आज उत्पादन के बड़े पैमाने पर संगठन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। प्रबंधकीय पक्ष प्रबंधकों द्वारा व तकनीकी पक्ष संगठन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन की विभिन्न वैकल्पिक तकनीकी में चुनाव किया जाता है और उसे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। जो तकनीकी विशेष होते हैं वे देखने हैं कि हमें कौन सी तकनीक काम में लेनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो और उसके द्वारा अच्छी से अच्छी टेक्निक
काम में ली जाती है, जो विभिन्न वैकल्पिक तकनीक होती है उनके द्वारा चुनाव किया जाता है और अच्छी से अच्छी टेक्निक को काम में लिया जाता है और उसे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। इसी प्रकार प्रबंधकीय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी निगम में चयन कर अनुकूलतम संगठन संरचना को अपनाया जाता है। प्रबंधन व तकनीक के द्वारा उत्पादन रखा जाता है। तो जो तकनीक सबसे अच्छी होती है, सबसे उपयुक्त होती है, उसका चुनाव होता है और उसी तकनीक के द्वारा उत्पादन होता है। और इसको हम टी के माध्यम से शो करेंगे, टेक्नोलॉजी का टी। इसके बाद है साहस या उद्यमशीलता। साहस या उद्यमशीलता उत्पादन का 5वां महत्वपूर्ण साधन होता है। उत्पादन में विभिन्न प्रकार की जोखिमें व अनिश्चितता वहन करनी पड़ती है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में साहसी द्वारा उठाया गया जोखिम कम होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। सरकारी हस्तक्षेप नगण्य होता है, अतः साहसी व्यवसायों में, साहसी जो व्यवसाय होते हैं में जोखिम अधिक वहन करनी पड़ती है। तो देखिए कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर जोखिम कम होता है, क्योंकि सरकार का जोखिम होता है वहाँ पे, जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जोखिम किसकी होती है? सारी व्यवसायी की होती है। तो वहाँ पर हमें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। उत्पादन का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन करने की तकनीक अन्य तकनीकों से अधिक लाभदायी हो। उत्पादन करने के लिए सस्ते साधनों को अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। जैसे पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता होता है, तो श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है और श्रम का अधिक उपयोग करने पर श्रम प्रदान तकनीक कहलाती है। तो जहाँ पर श्रम का प्रयोग अधिक होता है वह श्रम प्रदान तकनीक होगी। इसी प्रकार पूंजी सस्ती होने पर पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होगा, तो श्रम की तुलना में ज़्यादा होगा। तो पूंजी का श्रम की तुलना में अधिक उपयोग करने पर पूंजी प्रदान तकनीक कहलाती है। तो जब हम श्रम का प्रयोग पूंजी की तुलना में ज़्यादा करेंगे तो वह श्रम प्रदान तकनीक होगी, और जब पूंजी का प्रयोग श्रम की तुलना में ज़्यादा करेंगे तो वह श्रम प्रदान तकनीक होगी। तो वह पूंजी प्रदान तकनीक होगी। इस प्रकार साधनों की कीमतों के आधार पर उत्पादन का संगठन किया जाता है। उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की है, जिनका अध्ययन देखते हैं। उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। अब साधनों की मात्रा में हम उत्पादन करने के लिए परिवर्तन करते हैं, या तो साधनों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, साधनों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, कमी कर देते हैं। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो साधनों की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए साधन कम ज़्यादा किए जाएंगे तो जो परिणाम स्वरूप जो उत्पादन होगा वह भी कम ज़्यादा होगा। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई है, जिसका अध्ययन हम तालिका के माध्यम से देखते हैं। अभी उनमें से अब तालिका में क्या बताया गया है कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बताया गया है। उनमें से किसी एक की सहायता से बाकी दो अन्य प्रकार के उत्पादन को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे निम्न तालिका के आधार पर हम देखते हैं कि जब श्रम की मात्रा को क्रमशः 1, 2, 3 बढ़ते पैमाने पर दिखाया गया है, तब सीमांत उत्पादन क्रमशः 5, 7, 9, 7, 2 इत्यादि रहता है। इसी प्रकार सीमांत उत्पादन की सहायता से श्रम की मात्रा पर कुल उत्पादन, प्रथम श्रम की इकाई का सीमांत उत्पादन प्लस दूसरी श्रम की इकाई का सीमांत उत्पादन प्लस तीसरी श्रम की इकाई का सीमांत उत्पादन, अर्थात कुल उत्पादन 5, 7, 9 बराबर 21 कुल उत्पादन की इकाइयों का उत्पादन होगा। इसी प्रकार जब श्रम की मात्रा को क्रमशः 1, 2, 3 बढ़ाते हैं, तब कुल उत्पादन 5, 12, 21, 28, 30 व 30 इत्यादि रहता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जब कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और उस उत्पादन है, तो कुल उत्पादन है किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करने पर कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। तो जो एक समयावधि में हम सभी साधनों का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे जो नाभ्य उत्पादन होगा वह कुल उत्पादन होगा। कुल उत्पादन की गणना 2 प्रकार से की जाती है। तो 2 प्रकार से की जाती है कुल उत्पादन की गणना। अब है एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर। तो जब कुल उत्पादन है वह किस तरीके से निकलेगा? या तो हम क्या कर ले, सिग्मा MP, मतलब जो सभी सीमांत साधन है उनको जोड़ ले, या फिर AP में जो औसत उत्पादन में उसमें हम गुणा कर दें हम श्रम संख्या का। तो इसको दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए कि जो कुल उत्पादन है
वह किस तरीके से निकाला गया है। तो जब कुल उत्पादन है, या तो आप क्या करो कि सीमांत उत्पादन को जोड़ लो, तो सीमांत उत्पादन को जोड़ लो तो भी कुल उत्पादन निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो श्रम की इकाई है, जैसे श्रम की इकाई है 5, अब श्रम की इकाई है 1 और औसत उत्पादन है 5, तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरीके से औसत उत्पादन है 6 और श्रम की इकाई है 2, तो इस तरीके से कुल उत्पादन आ गया 12। इसी तरीके से औसत उत्पादन जो है वह है 7 और श्रम की इकाई है 3 और कुल उत्पादन निकल के आ गया 21। तो हम औसत उत्पादन में जब श्रम की इकाई का गुणा कर देंगे तो हमारे सामने कुल उत्पादन आ जाएगा। या फिर हम सीमांत उत्पादन जो है, ये सीमांत उत्पादन है, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ तक जोड़कर उसमें से ना 2 को घटा देंगे, तो जो माइनस में होगा उसको घटा देंगे तो कुल उत्पादन निकल कर आ जाएगा। कुल उत्पादन होगा 28। तो यहाँ तक जब आएगा ये 5, 7, 9, 7, 2, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 आएगा और 30 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कुल उत्पादन हो जाएगा 28। तो इस तरीके से कुल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है औसत उत्पादन। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम उस साधन श्रम संख्या के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। तो जब हमको कुल उत्पादन दिया गया है और श्रम की इकाई दी गई है तो हम उससे आसानी से एपी निकाल सकते हैं। तो एपी कब निकलता है? एपी निकलता है एपी बराबर टीपी अपॉन एल। एल का मतलब लेबर है, श्रम की इकाई है। तो जब हमारे पास कुल उत्पादन है 5 और श्रम की इकाई है 1, तो औसत उत्पादन निकल कर आ जाएगा 5। इसी तरीके से जब हमारे पास है कुल उत्पादन है 21 और श्रम की इकाई है 3, तो कुल उत्पादन औसत उत्पादन निकल के आ जाएगा 7। तो जब हम कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देंगे तो इस तरीके से हमारे सामने औसत उत्पादन निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है सीमांत उत्पादन। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे साधन का सीमांत उत्पादन करते हैं। तो जब एक इकाई का परिवर्तन करने से जो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। इसका फॉर्मूला है एमपी बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। तो इसको इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जब आप कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है और श्रम की इकाई में जो परिवर्तन होता है उनको आपस में जब गुणा भाग दे देते हैं तो भी औसत उत्पादन निकल के आ जाता है, सीमांत उत्पादन निकल के आ जाता है। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला है एमपी अर्थात सीमांत उत्पादन बराबर टीपी, मतलब कुल उत्पादन पहले वाला उसमें से हम लेस कर देंगे TPN - 1, मतलब अगला उत्पादन। तो जो पुराना वाला कुल उत्पादन उसमें से अगला वाला कुल उत्पादन लेस कर देंगे तो भी सीमांत उत्पादन निकल के आ जाता है। अब उपयुक्त तालिका को देखते हैं कि सीमांत उत्पादन कैसे निकल के आता है। तो सीमांत उत्पादन है, इसमें सीमांत उत्पादन है 5। तो देखिए कि कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन है। कुल उत्पादन में परिवर्तन है, ये देखिए कुल उत्पादन में, तो पहले उत्पादन था 5, अभी उत्पादन नया 5 और पहले वाला उत्पादन है 0, तो कुल उत्पादन में परिवर्तन आ गया 5। तो ये तो हो गया TPN और ये हो गया TPN - 1। तो कुल उत्पादन में से जो पहले वाला कुल उत्पादन लेस कर दिया जाएगा तो हमें सीमांत उत्पादन निकल के आएगा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि जो कुल उत्पादन है वह है 12। तो कुल उत्पादन है 12 और इससे पहले वाला उत्पादन है 5। तो इस तरीके से जो उत्पादन निकल के आया है वह है सीमांत उत्पादन 7। तो ये सीमांत उत्पादन 7 हो गया। इसी तरीके हम देखेंगे कि 21 है नया उत्पादन, इसके पहले वाला उत्पादन है 12 है, तो कुल उत्पादन हो गया 9। तो इस तरीके से कुल उत्पादन ज्ञात किया, कुल उत्पादन की सहायता से सीमांत उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है। या फिर जो इसके अलावा जो फॉर्मूला है, जैसे ये वाला फॉर्मूला कि आप डेल्टा टीपी और डेल्टा एल, मतलब उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ और श्रम की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है उपयुक्त तालिका व उस पर आधारित आगे दिए
गए कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के वक्रों को देखने पर स्पष्ट होता है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ये उत्पादन की पहली स्थिति है। तो आप उत्पादन की पहली स्थिति देखिए कि जहाँ पर टेबल के माध्यम से पहले इसको समझ लेते हैं कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ये उत्पादन की पहली स्थिति होती है। तो उपयुक्त तालिका के अनुसार श्रम की 1 से 3 इकाइयाँ लगाने पर उत्पादन पहली स्थिति में होता है। तो अब टेबल के माध्यम से देखो कि टेबल के माध्यम से जब श्रम की 1 से लेकर 3 इकाई बढ़ाई तो जो सीमांत उत्पादन है वह बढ़ती दर 1 से लेकर 3 इकाई लगाई, 0 1 2 3, तो जो कुल उत्पादन है वह बढ़ रहा है। 0 फिर 5 फिर 12 फिर 21, तो जो सीमांत उत्पादन है वह बढ़ती दर से बढ़ रहा है। 9 तक तो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होता है, सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है। इसके बाद है कि आगे चलकर दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन समान या घटता जाता है तब कुल उत्पादन स्थिर अथवा घटती दर से बढ़ता है। उत्पादन की ये 4 से 6 इकाइयाँ लगाने पर प्राप्त होती है। तो 4 से 6 इकाइयों पर हम देखा कि जो सीमांत उत्पादन है समान दर से या फिर घटता जाएगा, तो कुल उत्पादन भी क्या होगा, स्थिर हो जाएगा या फिर बढ़ेगा तो सही लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। तो ये उत्पादन की स्थिति देखो 4 से 6 के बीच में जो उत्पादन की श्रम की इकाइयाँ लगाई है 4 से 6 में, तो कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है 28 से 30 और इसके बाद में 30, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा फिर यहाँ पे स्थिर हो गया। तो जो है ना सीमांत उत्पादन होता है वह भी क्या करता है, घटना प्रारंभ कर देता है। तो सीमांत उत्पादन यहाँ घट रहा है। चौथी से छठी इकाई जो श्रम की लगाई है उसके बाद जो सीमांत उत्पादन है वह घटना प्रारंभ कर देता है क्योंकि कुल उत्पादन है वह घटती दर से बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जब तीसरी वह अंतिम अवस्था आती है तब जो सीमांत उत्पादन है वह घटता घटता क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो पहली स्थिति में तो क्या होता है कि सीमांत उत्पादन बढ़ता है और दूसरी स्थिति में घटना प्रारंभ कर देता है और तीसरी स्थिति में आते आते क्या हो जाता है, वह ऋणात्मक हो जाता है। तो जैसे ही वह ऋणात्मक होता है तो तब कुल उत्पादन भी क्या हो जाता है, उस समय घटने लग जाता है और श्रम की 7वीं इकाई से को लगाने पर जो उत्पादन है ऋणात्मक हो जाता है। एक विवेकशील उत्पादक हमेशा दूसरी स्थिति में ही उत्पादन करेगा। तो अब यहाँ देखिए कि जो तालिका दी गई है, तालिका में जब 7वीं इकाई को अभी लगाया गया है तो उस समय जो उत्पादन है वह घटना प्रारंभ कर देता है। तो उत्पादन यहाँ स्थिर होकर फिर घटना प्रारंभ कर देगा। उस समय जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक अवस्था में हो जाता है। अब इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो डायग्राम में हमें बताया गया है कि जो तीसरी इकाई थी यहाँ तक तो जो कुल उत्पादन है बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ स्थिर होकर और उसके बाद में कुल उत्पादन घटने लग जाता है। तो इसी का प्रभाव यहाँ पड़ता है कि यहाँ पर जो कुल उत्पादन है वह जो सीमांत उत्पादन है बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर भी ना सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है। घटना प्रारंभ करने के बाद जो आगे की अवस्था होती है उसके बाद वह सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसी तरह जो औसत उत्पादन है वह जैसे कुल उत्पादन घटता है वैसे औसत उत्पादन भी घटता रहता है। पहले प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है, उसके बाद स्थिर, पहले बढ़ेगा, उसके बाद स्थिर होकर और फिर उसके बाद में घटना प्रारंभ कर देगा। तो हमने देखा कि जो कुल उत्पादन है पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर उसके बाद स्थिर होकर फिर घटना प्रारंभ कर देता है। और सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, इसी तरीके से होता है। जैसे जैसे कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पादन ना घटना प्रारंभ कर देता है, फिर घटने के बाद एक ना स्थिति आती है जहाँ पर कुल उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या हो जाता है, वहाँ ऋणात्मक हो जाता है। तो यह उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के माध्यम से परिवर्तनशील अनुपातों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि जो औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। सीमांत उत्पादन
उत्पादन के तात्कालिक परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं अथवा घटते हैं। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित रहता है। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि जो सीमांत उत्पादन होता है जब वह बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है, और जब सीमांत उत्पादन वक्र की घटने की स्थिति आ जाती है तो सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के नीचे स्थित रहता है। औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही घटता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, और जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेजी से घटता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो डायग्राम है इसको हम समझेंगे, और इसके माध्यम से ये समझ में आएगा कि जो औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। थैंक यू।